अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दावों, तवक्कात और मस्बत उम्मीदों के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात स्टेलमेट का शिकार हैं। तकरीबन 2 माह से अमन और जंग के दरमियान एक निहायत नाजुक सीज़ फायर तो बरकरार है, लेकिन इस दौरान अमरीकी और ईरानी फोर्सेस बार बार स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में आमने सामने आ रही हैं। इन झड़पों और हमलों के तबादले में सबसे ज़्यादा नुकसान खलीजी ममालिक को पहुँच रहा है। कल रात को एक बार फिर ईरान और अमेरिका की फोर्सेस के दरमियान शदीद हमलों का तबादला हुआ, जिसे सीज़ फायर के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा शदीद तसादुम समझा जा रहा है। इन हमलों के नतीजे में कुवैत और बहरीन से नुकसान की खबरें सामने आई हैं। ख़ास तौर पर कुवैत में बड़ी तबाही हुई है, जहां 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और एक शख्स मारा गया है। जबकि इन हमलों के नतीजे में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और कई घंटों तक फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। ईरानी हमलों के बाद कुवैत में होने वाली तबाही के मनाजिर भी सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुवैत एयरपोर्ट में होने वाली तबाही के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। और ये वीडियो नाजरीन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स ने इस वीडियो की तस्दीक करते हुए लिखा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आने वाली इस आई विटनेस फुटेज में देखा जा सकता है कि हमले के बाद आग लगी हुई है और हर तरफ गहरा धुआं है। रॉयटर्स ने आर्काइव और सैटेलाइट तस्वीर से इस वीडियो के मकाम की तस्दीक की है और इस वीडियो में नज़र आने वाली इमारत की छत, कॉलम्स और एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदरूनी हिस्से कुवैत एयरपोर्ट के लगते हैं। जबकि वीडियो की तारीख की तस्दीक कुवैत की वजारत दिफा ने कर दी है और कहा है कि 3 जून को एयरपोर्ट हमले में एक शख्स मारा गया। रॉयटर्स की जानिब से तस्दीक शुदा वीडियो में कुवैत एयरपोर्ट में होने वाली तबाही के मनाजिर देखिए। अहम बात यह है कि मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर कुवैत और बहरीन में होने वाले हालिया ईरानी हमले उस वक्त शुरू हुए जब कल रात को तकरीबन 2 बजे के करीब अमेरिका की सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2 जून को अमेरिकी अफवाज ने खलीज अरब में ईरानी पोर्ट की तरफ जाने वाले एक खाली ऑयल टैंकर को नाकारा बनाया है। बयान में मज़ीद लिखा कि सेंटकॉम ने बोस्तवाना के परचम बरदार इस बहरी जहाज़ पर अमेरिका की नाकाबंदी का निफाज उस वक्त किया कि जब ये जहाज़ बैनुल अक़वामी पानियों से गुजरकर ईरान के खार्क जजीरे की तरफ जा रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक इस दौरान बहरी जहाज़ के हमले ने बार बार दी जाने वाली वार्निंग्स को भी नज़रअंदाज किया और 24 घंटों के दौरान कई मरतबा अमरीकी फोर्सेस की हिदायत पर अमल नहीं किया, जिसके बाद आखिर में अमरीका के एक जंगी तैयारे ने बहरी जहाज़ के इंजन रूम पर हेल फायर मिसाइल दाग कर उसे नकारा बना दिया, जिसके नतीजे में ये ऑयल टैंकर ईरान तक नहीं पहुंच सका। इसके साथ ही सेंटकॉम ने ईरान की तरफ जाने वाले इस ऑयल टैंकर पर हमले की वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ा मिसाइल अचानक से इस बहरी जहाज़ से टकरा जाता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई देता है। सेंटकॉम का ये बयान और वीडियो सामने आने के बाद रात के तकरीबन 2:50 पर ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पासदारान इनकलाब की बहरिया ने बहरा ओमान में ईरान के कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले के बाद इसराइल और अमेरिका से मुंसलिक एक कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल के जरिए जवाबी हमला किया है। पासदारान इनकलाब के बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जिनमें मुल्क या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ किसी भी नई जारियत का जवाब भी शामिल है। इसके बाद रात के तकरीबन 3:30 बजे ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल अली सालिम एयरबेस और कैंप अरीफ जान को निशाना बनाया है। इसी दौरान कुवैत में सायरन बजने और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को एक्टिव करने की खबरें भी सामने आने लगी। साथ ही ईरानी मीडिया कुवैत में हमलों की मुख्तलिफ वीडियोस भी शेयर करने लगा। कुवैत में हमलों के ईरानी दावों के बाद सेंटकॉम ने सुबह 4:34 पर एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फोर्सेज ने मुतअद्दिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को कामयाबी से नाकाम बना दिया है और मशरिक़ वस्ता में ईरान की जानिब से किए गए मुबैना हमलों के जवाब में ईरान के क़िस्म जजीरे पर दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं। सेंटकॉम ने मज़ीद लिखा कि ईरान ने खित्ते के कई पड़ोसी ममालिक की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे, ताहम कोई भी अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब ना हो सका। कुवैत की तरफ फायर किए गए 2 ईरानी मिसाइल रास्ते में ही गिर गए या ख़राब हो गए, जबकि बहरीन की जानिब दागे गए
3 मिसाइल्स को अमेरिका और बहरीन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने फ़ौरन तबाह कर दिया, जबकि इन हमलों से कुछ देर पहले अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान की जानिब से सिविल बहरी जहाज़ों की तरफ भेजे गए 3 ड्रोन्स को भी मार गिराया था। और फिर अमेरिकी फोर्सेज ने क़िश्म जजीरे पर वाक़ एक ईरानी फ़ौजी कंट्रोल स्टेशन पर दिफाई हमला कर दिया। इस कार्रवाई में कोई अमेरिकी एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। अहम बात यह है कि कशीदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अमेरिका के इस दावे के फ़ौरन बाद ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करने लगा कि क़िश्म जजीरे पर अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन को एक साथ मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया है। और साथ ही यह खबर सामने आई कि कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी हमलों के पेश नज़र अपनी एयर स्पेस आर्जी तौर पर बंद कर दी है। इसी दौरान ईरानी मीडिया ने बहरीन और कुवैत की तरफ दागे गए इन मिसाइल्स और ड्रोन्स की लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया ने इस दौरान ईरान की मुसल्लह अफवाज का बयान भी जारी किया, जिसके मुताबिक अमेरिका की जानिब से एक टेलीकम्युनिकेशन एंटेना और एक ईरानी तेल बरदार जहाज़ पर हमले के बाद ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट और ख़ित्ते में एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरानी फोर्सेज ने मज़ीद कहा कि हम पहले ही खबरदार कर चुके थे कि अगर जारियत हुई तो जवाब पहले से मुख्तलिफ और ज़्यादा सख्त होगा, और आज रात हमने अपने वादे पर अमल कर दिया। साथ ही पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट को कामयाबी से निशाना बनाया है और उसे तबाह कर दिया है। ताहम अमेरिका की सेंटकॉम ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि अमेरिका ने तमाम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट कर दिया था। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने कुवैत में हमलों की मुतादिद वीडियोज़ भी जारी की हैं, जिनमें से एक में देखा जा सकता है कि एक इमारत के करीब एक मुबैना ईरानी मिसाइल या ड्रोन का मलबा गिरा हुआ है और उससे आग के शोले उठ रहे हैं। इसी तरह ईरानी मीडिया पर चलने वाली एक और वीडियो में कुवैत में रिहायशी इमारतों के अकब से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और साथ ही धमाके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा ने कुवैत की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें ईरानी मिसाइल्स को शहर की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है और इसी दौरान एक गाड़ी सड़क के साथ रेलिंग से टकरा जाती है। इस पूरी सूरत हाल पर कुवैत की फ़ौज के तर्जुमान ने आज हमलों में नुकसान की तफसीलात बताते हुए कहा है कि कुवैती मुसल्लह अफवाज ने आज सुबह से कुवैत की फ़िज़ाई हदूद में 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के ऊपर रोक कर नाकारा बना दिया, जिसके नतीजे में कुछ इलाकों में मिसाइल्स का मलबा गिरने के वाक़यात पेश आए। इसी तरह कुवैत ने ईरान के 17 ड्रोन्स को भी मौसर तरीक़े से नाकारा बनाया है और ईरान के इन जारहाना हमलों के नतीजे में शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिनमें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। इस वाक़े में एक भारतीय शहरी मारा गया है, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है। कुवैत ने इन हमलों के बाद कुवैत में ईरानी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और कहा है कि ईरान अपने सिफारत खाने के अमले को कम करे। इसके साथ कुवैत ने ईरान के सिफारती मिशन के 2 अफराद को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया है। कुवैत और बहरीन के अलावा सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई अरब ममालिक ने हालिया ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब ने ब्रदर मुल्क बहरीन और कुवैत की खुदमुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी और ईरानी जारियत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत और मुखालफत का इजहार किया है, जिसमें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुतअद्दिद अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मुशीर अनवर करकाश ने इन हमलों के हवाले से कहा है कि कुवैत और ब्रदर मुल्क बहरीन के ख़िलाफ़ ईरानी जारियत के बार बार होने वाले वाक़यात की रोशनी में एक मजबूत, मुत्तहिद और मरबूत खलीजी मौक़िफ़ की ज़रूरत है। किसी भी खलीजी रियासत को तनहा निशाना बनने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि खलीजी अरब रियासतों की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनके मफादात मुश्तरका हैं और उनका मुक़द्दर एक है। अनवर करकाश के मुताबिक ये जारियत किसी एक मखसूस रियासत को निशाना नहीं बनाती, बल्कि हम सबको निशाना बनाती है। दूसरी जानिब ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इस सूरत हाल पर अपने बयान में कहा है कि ईरान की वज़ारत ख़ारजा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर और क़िश्म जज़ीरे में टेलीकम्युनिकेशन एंटेना पर अमेरिका के जारहाना हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। ये जारहाना इक़दामात जंगबंदी मुआहदे के साथ साथ बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद लिखा है कि वो अमेरिका की तरफ से इलाक़ाई ममालिक की सहूलियात और अड्डों को अपने जारहाना मकासद के लिए इस्तेमाल करने की भी मजम्मत करती है और इस अमल को इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा समझती है। दीगर ममालिक की ज़मीन, पानी और सहूलियात को जारहाना इक़दामात के लिए इस्तेमाल करना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत एक जारहाना अमल समझा जाता है। ईरान अपनी इलाक़ाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी के दिफा के फ़ितरी हक़ के तहत इन जारहाना इक़दामात का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। सूरत हाल के तमाम
नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी अमेरिका और उसके हिमायती फरीक़ैन पर आयद होती है। इसी तरह अब से कुछ देर पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एक बयान पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज उन मकामात पर सेल्फ डिफेंस के तहत जवाबी हमले कर रही हैं जहां से अमेरिका को इजाज़त दी गई है कि वो सिविल बहरी जहाज़ों पर हमले करे और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करे। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद लिखा कि किसी भी हॉस्टाइल इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो कुछ पाबंदियाँ और जंग हासिल न कर सकी वो मज़ीद जंग से भी किया जा सकता है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर और पासदारान इनक़लाब के साबिक़ कमांडर मोहसिन रज़ाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईरान मुज़ाकरात या जंगबंदी के अमल में अमेरिका को अपनी हद से बढ़ने नहीं देगा और हर हमले और जारियत का जवाब मिसाइल्स और ड्रोन्स की भरपूर बारिश से दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि तारीख़ पीछे नहीं मुड़ेगी और हमलावर को फौरी तौर पर सज़ा दी जाएगी। इसी सारी सूरत हाल में दोबारा जंग शुरू होने का खदशा तो अब भी मौजूद है, मगर हैरानकुन तौर पर इतनी कशीदगी के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों बज़ाहिर दोबारा बड़े पैमाने पर जंग शुरू करने के हक़ में नज़र नहीं आ रहे हैं और अब भी दोनों तरफ से मुआहदे के लिए मस्बत तवक्कात सामने आ रही हैं और ख़ुद सदर ट्रंप भी इस हवाले से मुसलसल मस्बत बयानात दे रहे हैं। ट्रंप ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा है कि ईरान पहले ही इस बात पर इत्तफाक कर चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और उन्होंने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है। यही सबसे बड़ी बात थी। They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon. Have they? Oh yeah, they've agreed to that. I mean, now they can change their mind, but that was one of the things they had to agree. They've agreed to that. That was the big thing. इसके अलावा सदर ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात के इम्कान को भी रद्द नहीं किया और कहा कि हम किसी मौके पर मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं मुश्तबा खामनाई से मिलना पसंद करूंगा। So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने मुज़ाकरात और मुआहदे को डीरेल करने के ख़तरे की वजह से नेतन्याहू को भी सख्त अल्फाज कहे, उन्हें पागल और नाशुक्रा कहा और इससे भी सख्त अल्फाज कहे। और ट्रंप की नेतन्याहू से यह सख्त गुफ्तगू ईरान की जानिब से लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई जारियत पर मुज़ाकरात रोकने की धमकी के तनाजुर में हुई थी। अहम बात यह है कि खुद ट्रंप ने भी पॉडकास्ट के दौरान नेतन्याहू से सख्त गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, "Are you crazy? What are you doing? I helped you stay out of jail." Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it." जबकि इसके बाद आज इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान ट्रंप के सख्त अल्फाज की तरदीद नहीं की, बल्कि बात को घुमाने की कोशिश की, मगर घुमाने की कोशिश करते करते इस बात की तस्दीक ही तकरीबन कर दी। President confirmed that he said you're crazy. How did you react to that? What really happened in that call? Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, but we've always found a way. We have so many agreements. We agree on the main things. We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have common action. इस सारी सूरत हाल में ट्रंप की जानिब से मुआहदे से मुताल्लिक अच्छी पेशरफ्त और ईरान की जानिब से अहम निकात पर इत्तफाक के दावे पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन ट्रंप अक्सर अपनी कही गई बातों से ही मुकर जाते हैं। इसीलिए उनकी कही हुई बातों पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। और आज पॉडकास्ट के दौरान हैरानकुन तौर पर ट्रंप ने खुद भी इस बात का एतराफ़ कर लिया और कहा कि अगर इससे ईरानी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो ये अच्छी बात है और ये बस मेरा अंदाज़ है जो बदलता रहता है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हो सकता है कि मैं यहाँ से जाते हुए आपको एक जवाब दूँ और फिर 20 मिनट बाद ओवल ऑफिस में जाकर मुझे अंदाज़ा हो कि मेरा दिया हुआ जवाब अब दुरुस्त नहीं रहा, तो फिर मैं वापस आकर आपसे कह सकता हूँ कि मेरा पिछला जवाब बदल देते हैं क्योंकि वो अब दुरुस्त नहीं है। Tactics where you say something and then change it and then do a peace deal and then break the ceasefire or whatever. Is that all about trying to keep the Iranians off balance? Are you sort of messaging to them? No. Because people at home sometimes
I They hear get that they feel confused? anxious and confused. That's good. That's good. That's If they're good. confused and the Iranians are confused, it's just the way I am. It changes. I mean, I could leave here, I could give you an answer, and then in 20 Yes. minutes go into the Oval Office and say, how are things going? And I realize my answer is now incorrect, okay? I could come back and just say, Miranda, do me a favor, let's change the old answer because it's incorrect. But I think it Is that part of the art no, of the it deal? changes. No, it changes. You know, the facts change. And this thing, and some things quick. This is rapidly changing. इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात की उम्मीद अब भी बरकरार है और अब भी ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो अमेरिका के प्रपोजल का जायज़ा ले रहे हैं। इस हवाले से ईरानी खबर एजेंसी महर न्यूज़ ने लिखा है कि ज़राए के मुताबिक ईरान में अमेरिका के साथ मुआहदे के हतमी मुसव्वदे पर अब भी गौर किया जा रहा है और अमेरिका की जानिब से वादे पूरे ना करने की साबिक़ा तारीख़ और गहरे अदम एतमाद की वजह से ईरान इस मामले को इंतहाई एहतियात और सख्ती से देख रहा है। ज़राए के मुताबिक ईरान माजी के तजर्बात की बुनियाद पर हकीकी और ठोस फ़वाइद हासिल करना चाहता है। अमेरिका जंग के बारे में फ़िक्रमंद है जबकि ईरान मुआहदे के बारे में फ़िक्रमंद है क्योंकि अमेरिका ने जंग पर बहुत ज़्यादा खर्च किया लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। महर न्यूज़ के मुताबिक ज़राए ने इस बात पर जोर देकर कहा कि ईरान का मौक़िफ़ वापसी की सलाहियत और अमली वाज़े और काबिल तस्दीक इक़दामात के उसूलों पर मबनी है और ईरान पहले भी दूसरे फरीक यानी अमेरिका की बदनीयती का सामना कर चुका है। इसलिए ईरान की बुनियाद यह है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इक़दामात को वापस किया जा सके और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए ठोस और काबिल तस्दीक अमली इक़दामात मौजूद हों। जबकि इस पूरी सूरत हाल से मुताल्लिक़ दोहा से अल जज़ीरा के नुमाइंदे उसामा बिन जावेद ने लिखा है कि गुज़िश्ता 72 घंटों में कुवैत को दूसरी बार निशाना बनाया गया है और बहरीन पहली बार हमले की जद में आया है जबकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में मज़ीद बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और ईरान के जनूबी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए हैं और ऐसा जाहिर होता है कि कशीदगी में इजाफा मुसलसल जारी है। लेकिन इसके बावजूद सिफारतकारी अब भी सरगर्म है। पसे पर्दा मुज़ाकरात और सौदेबाजी का सिलसिला जारी है। ईरानी हुक्काम अपने इब्तिदाई 14 निकात से आगे बढ़ चुके हैं और एक वसीतर MOU पर रजामंद हो गए हैं जिसमें सिर्फ मामूली तरामीम बाकी हैं और ज़राए के मुताबिक मुलाकातें, फ़ोन कॉल्स और सालिसों के ज़रिए तमाम फरीक़ों को एक सफ़े पर लाने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन जब तक किसी चीज़ पर दस्तखत नहीं हो जाते और कोई चीज़ तय नहीं पा जाती तब तक कुछ भी हतमी नहीं होगा। ऐसे में जहाँ सिफारतकारी जारी है वहीं ये अमल उन अनासिर के लिए भी मौका पैदा कर रहा है जो कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं और मुआहदे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 से 6 हफ्तों में सालिसों से गुफ्तगू में ये बात सामने आई है कि ताकत के मुख्तलिफ मराकिज़ के दरमियान एक निहायत पेचीदा तवाज़ुन कायम करने की कोशिश हो रही है जिसमें दोनों तरफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले अनासिर और गहरे अदम एतमाद का समंदर मौजूद है जिसे अबूर करना है। मुआहदा जल्द तय करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इनमें से कोई भी वाक़या बेकाबू हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल में मुज़ाकरात का सिलसिला कैसे जारी है और ईरान और पाकिस्तान के हुक्काम इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है, हम तफ़सीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद। एजाज़, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपने खबर दी थी जब मोहसिन नकवी साहब ईरान में थे कि अगर मामला आगे बढ़ गए तो मुमकिन है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी वहाँ जाएँ। ऐसा हुआ, आपने कहा था कि MOU साइन हो सकता है, उसके हवाले से भी खबर आई। बट अब तो लग रहा है कि दोनों ममालिक में मिसाइल्स का तबादला भी हो रहा है मगर ये भी दावा हो रहा है कि सीज़ फायर बरकरार है। आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, कहाँ मामला जा रहे हैं? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, इस वक्त एंग्जाइटी जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि मजमूई तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर इस सारे मामले की ओवरसाइट कर रहे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पहले डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार थे, फिर मोहसिन नकवी आगे आए, अब एक और बड़ी अहम शख्सियत आगे आई है। वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके स्पेशल असिस्टेंट है फॉरेन अफेयर्स के मामले खसूसी हैं तारिक फातमी, वो भी आगे आए हैं। उन्होंने कल 2 बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। एक, उन्होंने कतरी सफीर से मुलाकात की है जो पाकिस्तान में है और दूसरा वो ईरानी सफीर से मिले हैं और इसका कोई इतना चर्चा नहीं किया गया, इसकी इतनी अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन इस सारे मामले में जो एंग्जाइटी है वो ये है कि आल्दो के पाकिस्तान की कोशिशों से जो सीज फायर है उसका अनाउंसमेंट हो गया था, फ्रीकैन ने उसको तस्लीम कर लिया था, लेकिन अभी भी ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान उनका जवाब भी दे रहा है। अभी आप देख लीजिए, 2-3 रोज पहले आपने देखा कि ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक किया और वो जवाब था कुवैत की तरफ से जो अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, और ईरान का ये दावा था कि ये जो अटैक है अमेरिका की साइड से किया गया है।
गो के अभी तक पाकिस्तान ने फॉर्मली इसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने बात की, कतर से भी बात की है, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की और कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर से भी उनकी बात हुई है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात, एक नई डेवलपमेंट भी हुई है। कतर बड़ा प्रोएक्टिव सामने आया है, पाकिस्तान का जो मौकफ है उसकी कतर ने हमायत की है। और शाहजेब, आपको सुन के शायद ये हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया की नजरें इस सारे मामले पर लगी हुई हैं, लेकिन पूरी दुनिया से खामोशी से एक त्यारा इस्लामाबाद में उतरा और कतर का एक डेलीगेशन आया जिसमें कतर की एक अहम शख्सियत थी, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, और वो यहाँ पर 1 नाइट स्टे किया। उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की और मेरी इत्तलाहत के मुताबिक वो जो बातचीत थी वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पीस एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उसके ऊपर बातचीत थी। और अब बहुत सारी इस बारे में परसेप्शन हो रहा है कि शायद कतर भी इस बारे में कोशा है कि जो अगला राउंड हो MOU के हवाले से वो कतर में हो। ये काफी हद तक कतर की कोशिश है, लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान की कोशिशें खत्म नहीं हुई, और अगर ये कतर में भी होता है तो वहां पर भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसी में होगा और पाकिस्तान का उसमें कलीदी किरदार रहेगा। मायूसी इसलिए बढ़ रही है कि अटैक मुसलसल हो रहे हैं ईरान के ऊपर और ईरान उनका जवाब भी दे रहा है, और ईरान के अंदर से भी एक एंग्जाइटी की इत्तलात पाकिस्तान को भी मौसूल हो रही है कि जूं ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान का अब ख्याल ये है कि वो उस अटैक का भरपूर तरीके से उतने ही ज्यादा जोर से जवाब देगा। और जाहिर है ये सीज फायर का जो बुनियादी अनाउंसमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वो चीज है जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये जो सीज फायर है वो मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए। और ये भी बताएगा कि ज़ाहिर एक MOU होते होते रह गया, खबर आई फिर कि सदर ट्रंप ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, अमेंडमेंट्स के साथ ईरान को अपना अब ड्राफ्ट भेजा है, अब वो ईरान के पास मौजूद है और ईरान की तरफ से बारहा कहा गया है कि उसको रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस बात का कितना इम्कान है कि ईरान उसका जवाब दे और कोई इत्तफाक हो जाए, या फिर ट्रंप ने ऐसी बातें कर दी हैं जिसका बाद इत्तफाक की बहुत कम गुंजाइश बचती है? देखिए शाहजेब, बाल तो चली गई थी अमेरिका की कोर्ट में और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी, और एक जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तेहरान से फ्लाई किए थे तो उनके फ्लाई करने से थोड़ी देर पहले एक तमाम चीजें तय कर ली गई थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये डिले आया और फिर आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से कुछ इतलात आ रही हैं कि वो न्यूक्लियर के हवाले से चाहते हैं कि इस जो MOU है उसमें लिखा जाए, और ईरान ये चाहता है कि न्यूक्लियर के हवाले से वो जो मुज़ाकरात हैं वो तीसरे मरले में हो, ये कि पहले मरले पे MOU साइन हो, फिर 30 या 60 दिन का वक्फा हो और उससे अगले मरले में न्यूक्लियर के बारे में बात हो। अमेरिका ने ये शर्त भी आयद की थी कि ईरान इस बारे में पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे, तो ईरान के जो सदर हैं वो सामने आए और उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये डिले आया। इसमें कल शाहजेब एक बड़ा अहम मामला हुआ। कल मैं ईरान के जो रूहानी पेशवा कह लें, उनके जो इनकलाब के जो बानी है इमाम खमीनी, उनकी 37वीं बरसी थी और ईरान के सफारतखाने में एक तकरीब थी, तो मुझे उस तकरीब में जाने का इत्तफाक हुआ। वहां पर ईरानी जो सफीर है पाकिस्तान में, रजा अमीरी मुकद्दम, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जी देखिए, हमने कल रात को एक फतह हासिल की है, जो उनका मौक़िफ़ है, ईरान का ये मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब इन्होंने इसराइल ने कहा कि हम लेबनान पे अटैक करेंगे, तो हमारी तरफ से भी आया कि इसराइल का फलां इलाका जो है उसको खाली करा देंगे, हम अटैक करेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कॉल की, और उस कॉल के बारे में मैं देख रहा था, कल भी आप शो कर रहे थे, जिसमें अमेरिकी सदर ने पागल भी करार दिया है। लेकिन उन्होंने एक अगली बात की जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। रजा अमीरी मुकद्दम जो है उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमसे मुज़ाकरात में कहते हैं इनरिच्ड यूरेनियम की बात करें, इनरिच्ड यूरेनियम की बात करें। उन्होंने कहा कि देखिए, इनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है, और हमारे जो इमाम है वो पहले से फतवा दे चुके हैं कि हम तो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। तो ये बड़ी एक बारीक बात है, ये बड़ा अहम पैगाम है जो ईरानी सफीर ने कल बाकायदा कहा, और मैं मौजूद था, मैंने खुद ये बात सुनी, और ये पब्लिकली वहां पर और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा
लेकिन जो अहम बात यह है कि एंग्जाइटी जो है वो प्रिवेल कर रही है और पाकिस्तान के लिए एक टफ सिचुएशन है और पाकिस्तान इस टफ सिचुएशन में भी अपनी जो सफारतकारी है वो जारी रखे हुए है। देखें, इसहाक डार इस सारे मामले को आज भी देख रहे हैं, तारिक फातमी भी आगे हैं, मोहसिन नकवी भी थे और शायद अभी भी वो कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे और इनविजिबली जो रोल है वो हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी प्ले कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जो जिस तरीके से कतरी डेलीगेशन खामोशी से आया, तो उस खामोशी में बहुत सारे मानी है कि वो किस किस से मिला और क्या क्या बातें हुई, लेकिन एजेंडा ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की बात ही थी और जाहिर है उसमें पाकिस्तान की कोशिशें सारी दुनिया तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान आज भी कोशिशें कर रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, इस इंतहाई कशीदा और पेचीदा सूरत हाल में यह खबर भी सामने आ रही कि ईरान मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए दोबारा जंग की तरफ जाने के बजाय एक अबूरी मुआहदे की कोशिश कर रहा है ताकि बढ़ते हुए मुआशी बहरान से निकला जा सके, और वो भी अपने जौहरी प्रोग्राम पर कोई बड़ा समझौता किए बगैर। इस हवाले से खबर एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि मुख्तलिफ सोर्सेज और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान अमेरिका के साथ एक महदूद अबूरी मुआहदे की कोशिश कर रहा है ताकि बढ़ते हुए मुआशी दबाव को कम किया जा सके और मुल्क के अंदरूनी हालात को मुस्तहकम रखा जा सके, मगर साथ ही अपने जौहरी प्रोग्राम पर बड़ी रियायतें देने से गुरेज किया जाए। ईरानी फैसला साजों के करीबी 3 सोर्सेज के मुताबिक यह हिकमत अमली ईरान के पुराने तरीक़ाकार की अक्कासी करती है, यानी दबाव बर्दाश्त करना, नाकाबिले वापसी समझौतों से बचना और बुनियादी मौक़िफ़ तब्दील किए बगैर मुज़ाकरात को जारी रखना। लेकिन ईरान की इस हालिया कोशिश के पीछे फौरी नौयत के खदशात भी मौजूद हैं और ईरानी हुक्काम अमेरिका के साथ एक महदूद मुआहदे को वक्त हासिल करने, माली रिलीफ हासिल करने और बिगड़ती हुई मईशत की वजह से बढ़ते हुए अंदरूनी खतरात को काबू में रखने का जरिया समझते हैं, और वो भी अपने सबसे मुतनाज़े मसले को छेड़े बगैर। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ये सिफारती सरगर्मियाँ उन हफ्तों की कशीदगी के बाद सामने आई है जो फरवरी के आखिर में अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद शुरू हुई और एक वसी इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो गई। 3 माह गुजरने और अप्रैल के आगाज़ में होने वाली एक नाजुक जंग बंदी के बावजूद ये तनाज़ा स्टेलमेट की सूरत इख्तियार कर चुका है और दोबारा लड़ाई शुरू होने का खतरा भी बदस्तूर मौजूद है। रॉयटर्स के मुताबिक इस पस मंज़र में अमेरिका और ईरान दोनों की एक जामे और हतमी मुआहदे की तवक्कात कम हो चुकी हैं और इसके बजाय दोनों फरीक एक ऐसी आर्जी मुफाहमती याददाश्त पर गौर कर रहे हैं जिसे हुक्काम एक अबूरी मुआहदा करार देते हैं। इसका मकसद बड़ी जंग की तरफ वापसी को रोकना है, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बुनियादी इख्तिलाफात को फिलहाल मौखर रखा जाएगा। ईरान के लिए ऐसा इंतज़ाम बुनियादी तौर पर हसास जौहरी सरगर्मियों पर कोई बड़ी पाबंदी कबूल किए बगैर फौजी और मुआशी दबाव को माली वसाइल, कुछ मोहलत और कशीदगी में कमी में तब्दील करने का एक जरिया है। वाशिंगटन में कायम मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एलेक्स वटांका के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली जंगी खतरात से ज़्यादा मुआशी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल से मुतासिर है और ईरानी क़यादत समझती है कि वक्त लाजमन उनके हक़ में नहीं है। उनका अंदाज़ा ये है कि मुज़ाकरात चाहे महदूद क्यों ना हों, इस तवील मुआशी दबाव और गैर यकीनी की सूरत हाल में दाखिल होने से बेहतर हैं जो बतदरीज अंदरून मुल्क हुकूमत चलाने और बैरून मुल्क अपना असर व सूख बरकरार रखने की उनकी सलाहियत को कमज़ोर कर सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश करना था, मगर अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बजट आइंदा हफ्ते पेश किया जा सकता है क्योंकि हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। साथ ही हुकूमत IMF को भी राज़ी करने की कोशिशें कर रही है। नुमाइंदा द न्यूज़ महताब हैदर की खबर के मुताबिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास मुलतवी होने की वजह से आइंदा माली साल के बजट का ऐलान ताख़ीर का शिकार हो गया है और इस ताख़ीर की बुनियादी तौर पर 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह सूबों को इस बात पर राज़ी करना है कि वो दिफाई अखराजात और कौमी सलामती की ज़रूरियात के लिए वसाइल में हिस्सा डालें, और दूसरी वजह IMF के साथ आमदनी बढ़ाने और अखराजात कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ का ना होना है। खबर के मुताबिक अब ये तवक्को की जा रही है कि बजट 10 या 12 जून को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, ताहम अभी तक किसी हतमी तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हुकूमती वफ्द से 2 मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें हुकूमत की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और पीपल्स पार्टी की जानिब से नवेद कमर और शेरी रहमान शामिल थे। साथ ही वज़ीर आज़म ने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री
और एक्सपोर्ट्स को फ़रोग़ देने की बात की और ये भी कहा कि इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएंगे और बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। मगर ये बात ये हुकूमत 4 साल से कह रही है मगर अमल नहीं कर रही है। जबकि आज मई के महीने के तिजारती आदाद-ओ-शुमार भी सामने आ गए हैं और अप्रैल के मुकाबले में एक बेहतर तस्वीर नज़र आती है। मई में बरामदात अप्रैल से 10% ज़्यादा यानी 2.7 अरब डॉलर्स रहीं, जबकि दरामदात अप्रैल से 21% कम यानी 5.2 अरब डॉलर्स रहीं। और PBS के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तिजारती खसारा 39% कम यानी 2.5 अरब डॉलर्स रहा। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने क्या बातें कहीं, क्या कोई कमिटमेंट दी, हमारे साथ मौजूद हैं मीटिंग में मौजूद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ीलफ़ मुनीर। और साहबा बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और साहबा ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी बहुत सारी डिमांड्स करती रही है, ये कहती रही है कि बिजनेस करने के लिए जो टैक्स रेट है उसको कम किया जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो, डिविडेंड टैक्स रेट हो, मल्टीपल जो टैक्सेशन है उसको कम किया जाए, इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स रेट में लाया जाए। अब हुकूमत कहती तो रही है, आप लोगों ने वज़ीर आज़म के सामने भी ये सारी बातें रखी इकॉनमी के हवाले से? जी शुक्रिया शाहजेब। हमने जी बिल्कुल ये बातें प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी और जो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से स्टेबलाइजेशन कर रहे थे और वो ज़रूरी था। इन्फ्लेशन, फिस्कल डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें कंट्रोल करना, रिजर्व्स अपने बेहतर करना, ये ज़रूरी इक़दामात थे। अब मगर ये जो है ये मंजिल मकसूद नहीं है। अब जो देखने की बात है वो ये है कि अब हम इस स्टेबलाइजेशन को एक सस्टेनेबल ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करें और उसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में होती है। कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेते जो 1 साल की बेसिस पे हो। तो एक डायरेक्शन मालूम करने की ज़रूरत है कि ये कैसे बजट जो है फैसिलिटेट करेगा कि हम इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्रियां लगा सकें, जॉब्स फराहम कर सकें और एक सिमत ऐसी हो जिसमें हम जो 2.5 मिलियन जॉब, 2.5 से 3 मिलियन जॉब हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे हमारे यूथ को अब्जॉर्ब करने के लिए, उसके लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, फैक्ट्रियां लगे, टेक्नोलॉजी आए। तो ये जो चीज़ें हैं ज़रूरी है और इसके लिए एक प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें टैक्स पॉलिसी, जिसमें आपकी जो भी आगे के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी आए। तो डॉक्टर साहब उसके लिए क्या ऐसे इक़दामात इस बजट में होने चाहिए जो अगर 3 फौरी इक़दामात जो बिजनेस कम्युनिटी चाहती हो, क्योंकि हुकूमत कहती है कि जी हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहते हैं, मगर ये बातें 4 साल से हमने देखी हैं, एक्सपोर्ट में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स नेट में उस तरीके से नहीं लाया गया, टैक्स टारगेट्स नहीं पूरे हो रहे हैं। क्या करे हुकूमत कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री को ये कॉन्फिडेंस हो कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो? एक डायरेक्शन दिखाए कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये ज़रूरी है और इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि टैक्स पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी हर साल चेंज नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि जो पहले ही टैक्स बर्डन जो है वो इतना ज्यादा है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पे, 40% आपकी जो इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा वो एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं हो सकती जिसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कंडीशंस क्रिएट कर सकें। तो हमें देखने की जरूरत ये होगी कि जी इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या ऐसी इकदामात लिए जा रहे हैं, वाइडनिंग टैक्स बेस के लिए क्या इकदामात लिए जा रहे हैं और जिससे एक कॉन्फिडेंस आए, प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए कोई डायरेक्शन दिखाई जा रही है कि नहीं। ये इकदामात हैं जो इनके लिए करने जरूरी हैं। मगर डॉक्टर साहब इस वक्त और जो एनवायरनमेंट है इस वक्त, जाहिर है इस मुल्क के आवाम ने भी और इंडस्ट्री ने भी 30% की इन्फ्लेशन, 22% का इंटरेस्ट रेट, ये सारा का सारा एनवायरनमेंट देखा, फिर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आई और इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हुए। मगर अब एक दफ़ा फिर जब इन्फ्लेशन 12% की सतह को छू रही हो ईरान वॉर के बाद, ज़ाहिर तेल की कीमतें बढ़ने के बाद, और दोबारा इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा कर दिया गया हो, आगे की अनसर्टेनिटी नज़र आती हो, बजट में हुकूमत कोई भी इकदाम कर ले
तो क्या उससे इन्वायरमेंट बदल जाएगा? अब जो इन्वायरमेंट पैदा हो गया है जिसमें दोबारा अनसर्टेनिटी है। गवर्नमेंट की डायरेक्शन देखने की जरूरत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकदाम जो आप बात कर रहे हैं, जो ये सब जो है, हमें फिस्कल मैनेजमेंट की हम बातें कर रहे हैं, वो सब जरूरी है, लेकिन जो भी फिस्कल स्पेस बनता है उसके साथ ये क्या करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए क्या कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है देखने के लिए। और जहां तक आपने बात की कि कौन से इकदाम होंगे, ये जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए जिन इकदाम की मैं बात कर रही हूँ, ये जब तक इकदाम नजर नहीं आएंगे और ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि प्रिडिक्टेबिलिटी होगी आगे 3 सालों में, हर साल एक नया बजट नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही बात की कि पिछले साल 4 साल से ये बातें हो रही हैं और हम ये भी समझते हैं कि 4 साल से जो मैक्रो स्टेबलाइजेशन की बिल्कुल जरूरत थी, जो आपने दिए हैं सारे फिगर्स, उसी वजह से अब आगे ये देखना है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जिससे रोजगार पैदा हो, और उसके लिए एक ये सारी जो हम इकदाम की बात कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आगे हम कुछ भी नहीं देख सकेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी फिस्कल स्पेस निकल रही है उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि जो बर्डन है, वो जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे जितना बर्डन है उसको कम किया जाए, और उसके लिए बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। और तो क्या और क्या वजीर आजम ने कोई कमिटमेंट दी इस हवाले से कि जो हाई टैक्सेशन है उसको कम करना, इस हवाले से कोई इकदाम किए जाएंगे, या ऐसी कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं दी? उन्होंने ये जाहिर किया कि वो समझते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो हैं बिल्कुल समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी, जो प्राइवेट सेक्टर, डॉक्यूमेंटेड प्राइवेट सेक्टर है, उसकी फरोग बहुत जरूरी है। और उन्होंने यही कहा कि हम कोशिश यही कर रहे हैं इस बजट में कि इन इकदामात पे काम किया जाए। और मुझे ये भी बताएगा कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट है, ज़ाहिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करता है। अब आप क्योंकि ज़ाहिर चेयरपर्सन भी हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की, मगर ख़ुद कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बाकायदा तौर पर वाबस्ता हैं, आपको आगे क्या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दिख रहा है? एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लोकल डिमांड इतनी होगी कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं वो मेनटेन हो गए, जिसकी वजह से मज़ीद इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ती नज़र आएगी? ये एक मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है आपको इकोनॉमी के लिए? पिछले 4 साल से हम इस स्टेबलाइजेशन फेज में हैं। आगे मुश्किल वक्त नजर आने की जहां तक बात है, जो बजट एक्सरसाइज होती है वो सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक इकोनॉमिक विजन अंडर फिस्कल स्ट्रेस, उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए जरूरी होता है। तो मैं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल रिप्रेजेंट करती हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी चलाती भी हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए ये देखना पड़ता है कि आगे मुझे क्या प्रिडिक्टेबिलिटी नजर आ रही है, और क्या मुझे भी और बर्डन डाला जाएगा टैक्सों का, या जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उस पे भी जोर दिया जाएगा और टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाएगा। और जहां तक आपने डिमांड की बात की, डिमांड इकोनॉमी में कैसे बढ़ेगी अगर आप जो है जिस तरह की यहाँ पे एनवायरनमेंट रहा है मुश्किल बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब तक वो बेहतर नहीं होगा। और जहां तक आपने बात की है कि जी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आप कैसे आगे देख रहे हैं, बात कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की नहीं है, बात यह है कि इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर्स, उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं, और उसके लिए स्पेस मिल रही है कि नहीं। और जहां तक आपने बात की कि जी आप बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो जैसे पीबीसी को भी मैं, जैसे पीबीसी की मैं चेयरपर्सन, 40% मुल्क का एक्सपोर्ट, 13% टैक्स रेवेन्यू, और 3 मिलियन जॉब्स जो है वो हमारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। और
डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे फोकस करना, अनडॉक्यूमेंटेड को टैक्स नेट के अंदर लेके आना, बेस ब्रॉडन करना, ये अभी जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर ज़ीलफ़ में गुफ्तगू सुनी। अब देखते हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको टैक्स नेट में लाया जाएगा, तो किस हद तक हुकूमत ये करेगी, क्योंकि हुकूमत दावे बहुत करती रही कि हम रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लेकर आएंगे। ये दावे भी किए गए कि हम एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाएंगे। इक़दामात की हद तक, ऐलानात की हद तक बात ज़रूर सामने आई, मगर अमली तौर पर वो काम हुआ नहीं है जो हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।